आनंद ने अपने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर उसका खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही उसे कनाडा से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की डेथ हो चुकी थी। आनंद के पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने उसे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया था। आनंद कनाडा में बहुत बड़े होटल में वेटर का काम करता था। जो तनख्वाह उसे मिलती रही थी, उसमें से वो अपनी मामूली से खर्चों के पैसे निकाल कर सब पैसा हिंदुस्तान अपने पापा को भेज देता था। और उसके पापा ने उससे पाई पाई जमा की और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर आनंद के पापा ने लखनऊ जैसे शहर में घर और कुछ दुकानें खरीद ली थी। वो पिछले 10 साल से अपने पापा को पैसे भेज रहा था। 17 साल की उम्र से ही आनंद कनाडा चला गया था और अब वो 27 साल का हो चुका था। यूं अचानक अपने पापा की मौत की खबर सुनकर वापस आने के कारण उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वह लोग उसे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। उसे भी ये सहारा था कि जो भी उसने पैसे घर भेजे हैं, वो सब उसके पिता ने उसके लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए उसने सोचा लखनऊ जाते ही वो कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लेगा। लेकिन आनंद के पापा की वसीयत ने उसके होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में उसके पिता ने आनंद के लिए लिखा था कि कनाडा जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके दिया था। इसलिए इस घर पर और उसके पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ पिया का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है जब तुम कनाडा गए थे। ये पढ़कर उसका सर बुरी तरह से चकरा गया था। उसके बाप ने सारी जायदाद पिया के नाम पर कर दी थी, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था। उसके पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, ये इतनी बड़ी बात तब ना होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही पिया के नाम पर होता और वो उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम करवा लेता। लेकिन उसके पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। वसीयत में साथ में ये भी लिखा था कि उसके पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो पिया से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब आनंद की अब तक की सालों की मेहनत उसके बाप ने एक झटके में कुएं में डाल दी। उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। उसके पापा की जायदाद अब करोड़ों के दामों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों में खरीदी थी। उसके पापा की वसीयत पढ़कर उसका गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? उसके पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, उसने सोचा वो पिया की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी उसके हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि उसे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाज़त नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता था जिसकी शादी पिया से होती। इस अजीबो गरीब वसीयत के साथ एक खत भी था, जो उसके पापा ने उसके नाम पर लिखकर छोड़ा था। लेकिन उसे पापा पर इस कदर गुस्सा था कि उसने वो खत एक दराज में फेंक दिया। उसके पापा का लिखा हुआ आखिरी खत उसे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। उसे पता था कि ज़रूर उसमें विनती की गई होगी कि पिया पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसे ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें उसके पापा ने खत में लिखी होंगी और उसका दिल बिल्कुल भी खत को पढ़ने का नहीं हुआ। इसलिए उसने वह खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील उसके पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ पिया की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही यहाँ रह सकते हैं। उसने गुस्से में कहा कि उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वह अपनी रजामंदी बता सके। और फिर मैं मिस्टर शर्मा का बेटा हूँ, ये मेरे भी बाप का घर है। उसकी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो पिया को वापस इस घर में आप लेकर आएं, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया
और आनंद का जी चाहा कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। पिया उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर गुस्से में उसे चीजें उठा उठा कर मारने की भी आदत थी। वो कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वह तो उसके पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना मुश्किल कर देती। आनंद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन उसके बाप ने उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं छोड़ा था। वो दोपहर को ही पिया को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि वो मिस्टर शर्मा का बेटा है और पिया को वापस ले जाने के लिए आया है। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था पिया को उसके साथ भेजने के लिए। कहने लगा, पिया को मिस्टर शर्मा ने यहाँ एडमिट कराया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर पिया को आपके साथ नहीं भेज सकते। उसने डॉक्टर से कहा, मिस्टर शर्मा मेरे फादर हैं और उनकी डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब पिया की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर पिया को उसके साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। जब आनंद ने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे पिया को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और पिया को उसके साथ भेजने के लिए राजी हुआ। डॉक्टर ने उससे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि पिया को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक गुड़िया पकड़े हुए लंबे खुले बालों के साथ खड़ी आनंद को टुकुर टुकुर देख रही थी। आनंद 10 साल बाद उसे देख रहा था और वो किसी भी एंगल से पागल नहीं लग रही थी। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले उसने उसे देखा था। खूबसूरत तो वह तब भी थी, लेकिन अब तो उसका रंग रूप और भी निखर चुका था। वो डरी सहमी सी उसे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पर रहोगी। ये सुनकर न जाने क्यों पिया के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। आनंद भी कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था। उसे घर ले जाना बस उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन उसे खड़ा होना पड़ा। वो पिया के सामने गया। उसने कहा, पिया, मैं आनंद हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊँगा। जब उसने उसे याद दिलाया तो वह उसे गौर से देखने लगी और फिर शायद आनंद उसे याद आ गया था। वो एकदम खुशी से चौंकी थी। पिया ने एकदम से कहा, आनंद, मेरे दोस्त? उसने कहा, हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। और फिर उसने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, पिया, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। उसकी बात सुनकर उसने आनंद के हाथ से चॉकलेट ले ली और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेसेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया भी वो कुछ ठीक कर देना चाहता था। पिया आनंद के साथ बहुत खुश थी। पिया ड्रेसेस लेकर जैसे ही वापस जाने लगी, तभी पिया की नज़र एक टॉय शॉप पर जाकर टिक गई। कहने लगी, मुझे खिलौने लेने हैं। आनंद उसे टॉय शॉप पर ले गया। उसे लगा कि वह एक खिलौना खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। आनंद के पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। उसने पिया से बड़े प्यार से कहा, अभी तुम एक खिलौना ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर उसे पिया पर गुस्सा सा आने लगा। उसने उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रख दिए और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। आनंद 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। उसे अपने मरे हुए बाप पर भी गुस्सा आने लगा था। न जाने उसे किस मुसीबत में डालकर उसके पिता चले गए थे कि वो अपने पिता की दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहे।
मजबूरन उसे बर्दाश्त करता रहे। पिया आनंद के पिता को दूसरी पत्नी की बेटी थी। जब वो 15 साल का था तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। उसके पापा ने 1 साल बाद दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी जब इस घर में आई तो वह अपने साथ 10 साल की बच्ची को भी लाई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी। आनंद के पापा ने उससे कहा था, इसे आज से अपनी दोस्त समझना, लेकिन उसने गुस्से से कह दिया था कि ये लड़की मेरी दोस्त नहीं है, मैं कभी भी इसे अपनी दोस्त नहीं मान सकता। उसे ना तो अपने पापा की दूसरी पत्नी कभी अच्छी लगी थी, ना ही उसकी बेटी। वो उन दोनों से बिल्कुल बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद वो कमरे में चला जाता या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद उसका यही रूटीन होता था। वो हमेशा उन दोनों को इग्नोर करता था, लेकिन उसे इस पिया नाम की बच्ची से नफरत थी। उसे उस समय ही ये महसूस होने लगा था कि आनंद के पापा अब उसकी बजाय पिया से ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे। उसे गोद में उठाए फिरते रहते थे जैसे वह उनकी सगी बेटी हो और वो सौतेला बेटा हो। ये सब देखकर उसका खून खौल उठता था। जब वो अपने पापा को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो उसे न जाने क्यों उससे चिढ़ होने लगती थी। एक बार जब वो छोटा था तो अपनी कॉपी किताबें ठीक कर रहा था तो पिया उसकी कॉपी लेने की जिद करने लगी। तो उसने कहा, खबरदार जो मेरी कॉपी को हाथ भी लगाया। लेकिन पिया उसकी बात सुन जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। आनंद ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उसका थप्पड़ इतनी जोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। उस वक्त उसके पापा घर में दाखिल हुए थे। ये देखकर पिया की माँ भी आनंद को घूरने लगी और आनंद के पापा ने उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद से उसे पिया से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही गई। फिर 2 साल बाद आनंद ने 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने पापा से जिद करने लगा कि मुझे कनाडा जाना है। वहाँ उसका एक दोस्त अपने बाप के साथ गया था, वो भी उनके साथ चला गया। आनंद के पास कोई डिग्री नहीं थी, इसलिए एक रेस्टोरेंट में उसने बर्तन धोने की जॉब कर ली। 2 साल बाद उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिल गई और अब 10 साल बाद वो वापस आया। तब भी उसके बाप ने अपने बेटे की बजाय सब कुछ उस लड़की को दे दिया था। वह अभी भी उससे जिद कर रही थी और उसे उस पर इतना गुस्सा आया कि वो उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दे। लेकिन वो नहीं जानता था ये थप्पड़ उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वह जोर जोर से रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। वो फिर पिया के पास आ गया। उसने कहा, देखो पिया, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रही थी। मुझे थप्पड़ मारा है, वह रोते हुए कहने लगी। पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को ये तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से आनंद ने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर वह चुप हुई थी। फिर उसके कहने पर मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े बदल लिए। वह चुप होती तो बड़ी अच्छी लगती थी। कोई भी उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वह पागल ही। वकील घर पहुंचा तो पिया से पूछने लगा कि आनंद तुमसे कैसा व्यवहार करता है। ये सुनकर पिया ने आनंद को घूरते हुए देखा। उसकी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं वो ये ना बता दे कि उसने उसे थप्पड़ मारा है। वह कहने लगी, आनंद गंदा है, और ये सुनकर उसकी जान लबों पर आई थी। फिर वह कहने लगी, मुझे खिलौने नहीं लाकर देता। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त को पैसे दूंगा तो वह तुम्हें ढेर सारे खिलौने खरीद कर देगा। ये कहकर एक चेक आनंद को वकील ने दिया। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकानें खरीदी थीं उनका आधा किराया वह पिया के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता है। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे, तो ये तुम रखो। पिया की शादी के बाद ये चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। ये सुनकर उसकी जान हलक में हिलक गई थी। आनंद ने वह चेक वकील से ले लिया। वो 50,000 का चेक था, जिससे बिना कमाई उसका महीना आराम से गुजर सकता था।
अगले दिन उसने पिया को बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वह बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और वो अपना दिमाग चला रहा था कि पिया नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाए। वो चाहता था कि कुछ ऐसा हो जिससे पिया से उसका पीछा भी छूट जाए और सारी जायदाद भी उसे मिल जाए। फिर उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की कि मुझे कोई बेवकूफ़ सा लड़का चाहिए जिससे मैं पिया की शादी करवा सकूं और फिर उससे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। उसकी बात सुनकर आनंद का दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। मान लो किसी गरीब लड़के को तुमने थोड़े रुपयों का लालच देकर पिया से शादी करवा भी दी, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि वह तो करोड़ों का मालिक है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। फिर वो बोला, आनंद मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। आनंद ने खुश होकर कहा, अच्छा ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ उसके दोस्त ने उससे कहा वो उसका खून खौलाने के लिए काफ़ी था। गुस्से के मारे उसने अपने दोस्त का गिरेबान पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? उसने अपना गिरेबान छुड़वाया और कहने लगा, वह तुम्हारे बाप की सगी बेटी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है और तुम्हारे पापा ने भी उसे तुम्हारा दोस्त ही कहा था। पिया के माँ बाप अलग हैं और तुम्हारे अलग। तुम्हारी उससे शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। आनंद का दिल कांपने लगता है कि वो कैसे उससे शादी कर सकता था। उसने कभी पिया को इस नज़र से देखा ही नहीं था। उसने तो हमेशा उसे गैर और नफरत की नज़र से ही देखा था। लेकिन ये बात भी ठीक थी। वो जिस इंसान से भी पिया की शादी करवाता वह करोड़ों की जायदाद देखकर आनंद को ही उसके घर और उसके ही बाप की दौलत से बेदखल कर देता। उसे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। उसने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। आनंद ने वकील से भी बात कर ली है। वो उसके और पिया के रिश्ते के बारे में जानते थे कि पिया अलग खानदान की है, इसलिए कहने लगे, ठीक है, लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? तो आप ना तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना ही पिया को छोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। पिया वो कांटा था जो उसके हलक में जाकर अटक सा गया था। वो तो भूल ही गया था कि उसके बाप ने उसके लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल उसे पिया से शादी करनी थी ताकि उसे एक अच्छी खासी रकम मिल सके और वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एक बार उसका कारोबार जम जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं थी। आनंद ने पिया से शादी कर ली। पिया अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद उसने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी जो कि उसे मिल भी गई थी और फिर उसने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो पिया की थी। कोई भी नौकरानी उसके घर दिन रात रुकने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती थी, ये पागल लड़की है और जो चीज़ उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। ये तो किसी दिन हमें मार डालेगी। आनंद दिन में नौकरानी से घर का काम करवा कर खाना पैक करवा लेता था और उसके जाने के बाद घर में ताला लगाकर चला जाता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पिया अंदर अकेली कैसे रहेगी। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वह पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब वह वापस घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। पिया बहुत कम खाना खा पाती थी। ज़्यादातर खाना फर्श पर गिरा हुआ मिलता था और वह खिलौनों से खेल रही होती थी। वो आनंद को देखकर उसके पास आ जाती, बोलती, दोस्त मेरे लिए चॉकलेट लाए? वो जेब से एक चॉकलेट निकाल कर उसे देता। घर की बिखरी हुई हालत देखकर उसे पिया पर गुस्सा आने लगा था। वो अब उसे डांटने लगा था। वो थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर उसका जी चाहता कि पिया का गला दबा दे। एक बार तो हद ही हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल उसकी नाक से टकराई थी और उसे समझते देर नहीं लगी कि पिया ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। उसने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे
और पिया को किचन से खींचकर बाहर सोफे पर बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रखा था कि उसकी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा। कुछ पल के लिए तो वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी। फिर भी उसने उसे सोफे से उठने नहीं दिया और उससे बार बार वो सवाल कर रहा था कि तुमने सिलेंडर खोला ही क्यों। वह रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझे गैस जलाना नहीं आ रहा था। उस दिन आनंद को एहसास हुआ कि पिया को घर पर अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद से उसने एक काम करना शुरू कर दिया। वो ऑफिस से बीच बीच में घर का एक दो चक्कर लगा लेता, लेकिन पिया को बंद करके जाना उसकी मजबूरी थी। एक रात वो गहरी नींद सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज से उसकी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से उसे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा यूं पटका जैसे भूचाल आ गया हो। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर पिया सामने बदहवास सी खड़ी थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। आनंद को देखते ही पिया उसके गले लग गई। आनंद तो एकदम जम गया था। अब जबकि पिया के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया था तो उसकी इस हरकत पर उसके दिल की धड़कन अजीब तरह से धड़क उठी थी। उसने एक झटके से पिया को खुद से दूर करना चाहा। उसने गुस्से से पिया से कहा, ये क्या हरकत है। वो कहने लगी, दोस्त मुझे डर लग रहा है। उसने कहा, दोस्त मत कहा करो मुझे, क्योंकि आनंद के मन में अब भी उसके लिए नफरत थी। उसने बहुत मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। उसे बारिश से डर लग रहा था। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी कि न जाने उसे क्या हो जाएगा। आनंद ने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह उसका हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वह सो गई थी, लेकिन आनंद को नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वह बहुत खूबसूरत थी। वो जितना ये चाहता कि उसकी तरफ ना देखे, लेकिन उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम फिरकर उस पर जाकर टिक जाती। वो जब देखता कि वह गहरी नींद में सो गई है तो अपना हाथ उसके हाथों से खींच लेता और सोफे पर जाकर लेट जाता। काफ़ी देर तक वो सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पिया गहरी नींद में सो चुकी थी। वो उठकर बाहर हॉल में गया और वहीं सोफे पर लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों उसकी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। आनंद को भी वो अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी वो एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखने लगे थे। एक दिन आनंद उसे अपने घर लाता है तो पिया उसे देखकर कहने लगी, ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर सोनम आनंद की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। फिर आनंद ने सोनम से कुछ नहीं छुपाया, उसे सब कुछ बता दिया। सोनम कहने लगी, जल्द से जल्द इससे अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो ये सुनकर चुपचाप हो गया था। वो सोनम को पसंद करने लगा था, इसलिए उसकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द उसका काम जम जाए तो वो पिया से पीछा छुड़ा ले। फिर उसे सोनम ने एक मशवरा दिया कि वो पिया को जहर देना शुरू कर दे। उसने कहा, इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से आनंद की जिंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थी। सोनम का ये मशवरा उसे अच्छा लगा और उसने सोचा स्लो पॉइजन से किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। इसीलिए अब वो कभी कभी खाने में मिलाकर उसे पॉइजन दे देता। वो भी यही चाहता था कि उसे जल्दी पिया से छुटकारा मिले। एक दिन आनंद जब फैक्ट्री से घर आया तो उसने पिया को आवाज़ दी, पर कोई जवाब ना आया। आनंद परेशान होकर उसे घर में ढूंढने लगता है और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो उसकी तो जान ही निकल गई थी। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था और पिया एक कोने में छुपकर बैठी हुई थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसका हुलिया और उसकी हालत को देखकर
आनंद को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वह आनंद को देखकर डर रही थी और कह रही थी, मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। ये कहकर वह रोने लगी। पहली बार उसे उसकी हालत देखकर दुख हुआ था और वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा। उसने पिया के ऊपर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी, फिर उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, मेरे पीछे से कोई आया था? बताओ मुझे पिया, तुम एक बार मुझे बता दो, वह आदमी कौन था? मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने तुम्हारे जैसी मासूम सी लड़की के साथ ये जुल्म किया था। पिया बहुत डरी हुई थी। वो यही कहे जा रही थी कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। उसने कहा, तुम बताओ कौन आया था, मैं तुम्हें पापा के पास ले जाऊंगा। वो दोबारा रोने लगी थी। वह दिन में घर में अकेली होती थी। ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले से था। पिया रोते रोते कहने लगी, वह जो दूध लेकर सुबह आता है वह आया था। दोस्त, उसने मुझे बहुत मारा था, ये देखो मेरे कपड़े। ये कहकर वह अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार आनंद को उस पर तरस आया था। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया और अपने गले से लगा लिया। शायद उस समय पिया को इस चीज़ की ज़रूरत थी, एक पनाह की, एक व्यक्ति की जो उसे एक सुरक्षा का एहसास दिलाए। पिया अपनी तकलीफ से बहुत परेशान थी। आनंद की जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर वह रोने लगी। कहने लगी कि सब मुझे मारते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। जब पापा मेरे पास थे वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जब मेरी माँ ख़त्म हुई तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि पापा ने मुझे संभाल लिया था। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ आए। वह लोग भी मुझे मारते थे जैसे मुझे दूध वाले ने मारा है। वह डॉक्टर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध देते थे और मेरे मुंह में बहुत सारी रुई घुसाते थे और फिर आनंद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उससे आगे सुना नहीं जा रहा था। पिया आनंद के गले लग के रोने लगी थी और ये सब सुनकर उसका दिल ऐसा हो गया था जैसे धड़कना भूल गया हो। उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके बाप की बीमारी में पिया को कौन संभालता होगा। जब उसके पापा की तबीयत खराब हुई तो पिया को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया था और वहाँ उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म होता रहा था। उसे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि वो पिया को उसके साथ भेजे क्योंकि वह पिया के साथ जुल्म करता था। रात भर पिया सोते हुए भी सिसकियां भरती रही। कभी नींद में डरने लगती तो कभी रोने लगती। यही कहती, मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। पहली बार आनंद को ये लगा कि जो वो उस बेजुबान और मासूम लड़की के साथ कर रहा है वह बहुत बड़ा जुल्म है। वो अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने की तरकीबें सोच रहा था। उसे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी कि उन्होंने क्यों पिया को इतना तवज्जो दी थी। अचानक ही उसे पापा का लिखा हुआ वह खत याद आया। उसने उठकर अलमारी का दराज खोला और वह खत निकाला। उसे खोलकर पढ़ा तो उसके पापा ने उससे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम पिया से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है कि कोई पिया को सुरक्षित ज़िंदगी दे सकता है। कोई और पिया की प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वह मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे सकेगा जो तुम दे सकोगे। तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे छोटे पर कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है, क्योंकि मैंने तब ही सोच लिया था कि उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा। इसीलिए मैंने पिया को अपने आप को पापा कहने का अधिकार दिया, क्योंकि वो मेरी होने वाली बहू थी। उसे ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें मिली हैं। तुम किसी भी तरह के अफसोस में मत रहना, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैंने पिया की माँ से शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरे दोस्त की पत्नी थी। मेरे दोस्त की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और पिया का इलाज करवाना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन पिया की माँ ने अपनी और पिया की जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया और उन्हें बचा लिया। मैंने पिया की माँ को विश्वास दिलाया कि मैं पिया का इलाज करवाऊंगा
और तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। मेरे दोस्त के प्रति मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तब वो लोग मेरे साथ घर आ गए। मैंने जब तुम्हें पिया से मिलवाया और उसे तुम्हारा दोस्त बताया तो तुमने बहुत गुस्सा किया, इसलिए मैंने तुम्हें आगे का सच नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद सच जानकर तुम उन लोगों को घर में ना रहने दो। पिया की मरती हुई माँ को आनंद के पापा ने विश्वास दिलाया था कि वो पिया का ख्याल रखेंगे। पिया की माँ को टीबी हो गई थी और वो एक दिन उसे छोड़कर चली गई, और कुछ सालों बाद जब मैं बीमार था तो पिया की देखभाल करने में मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान पिया की देखभाल नहीं कर सकता था, और फिर मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया कि तुम वापस हिंदुस्तान आ जाओ, लेकिन तुम मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देते थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतज़ार करते करते मैं मौत के पास आकर खड़ा हो गया था। पिया का इस दुनिया में कोई नहीं था। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसके हिसाब से तुम उससे शादी कर लेना और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाना। पिया में अभी बचपना है, वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चों वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे तो वह ठीक हो सकती है। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत ना दी। ये बात मुझे जल्दी में ही एक डॉक्टर ने बताई थी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की ये बात मान लेना। आनंद ने वह खत वापस रख दिया। पिया अभी सोई हुई थी, मगर नींद में भी बुरी तरह से कांप रही थी। जिस तकलीफ से वह गुजरी थी वह छोटी तो ना थी। आनंद अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। जब उसके बाप बीमार थे तो पिया की देखभाल के लिए किसी अपने की ज़रूरत थी। वह उसे बार बार बुलाते थे, लेकिन वो छुट्टी ना मिलने की वजह से उनकी बात को इग्नोर कर देता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि पिया के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। उसके पापा ने मजबूरी में पिया को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, और वहाँ उसके साथ इतना जुल्म हुआ था, और इस सब का कसूरवार वो खुद को मान रहा था। अगर वो समय से घर आ जाता तो पिया के साथ ये सब कुछ ना होता। सुबह सुबह दूध वाला दूध देने आया तो आनंद ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी, और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये देखकर पिया बहुत खुश हुई थी। वो आनंद से कहने लगी, हाँ मारो इसे और मारो, इसने मुझे बहुत मारा था। आनंद ने भी उस दूध वाले को लहूलुहान करके रख दिया था। रात को जब वो पिया को खाना खिलाने के लिए प्लेट में खाना निकाल रहा था तो आज उसने पाउडर नहीं डाला, क्योंकि उसके मन से अब पिया को लेकर नफरत खत्म हो चुकी थी। जब वो खाना लाया तो पिया बोली, आज तुमने इसमें पाउडर नहीं मिलाया। उसकी बात ने आनंद को अंदर से हिला दिया। वो पिया के बचपने का फ़ायदा उठाकर उससे छुपाकर स्लो पॉइजन उसके खाने में डालता था, और कभी कभी नमक बताकर उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीज़ों में डाल देता था, क्योंकि उसे पता था ये पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और आज जब उसने कहा तो वो अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसने ना में सर हिला दिया। पिया कहने लगी, तुम भी चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? उसकी बात सुनकर वो अचानक ही उसकी तरफ देखता कि वह ये बात कैसे जानती थी। वह कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती थी। मुझे पता है सोनम उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। शायद पिया ने उसकी और सोनम की बातें सुनकर सब कुछ समझ लिया था कि वो उसे खाने में जहर दे रहा है, लेकिन वह जानते हुए भी क्यों जहर खा रही थी। उसकी मासूमियत पर आनंद का दिल रो उठा था। फिर वो कहने लगी, तुम मुझे जहर मत दो, तुम सोनम को अपनी दुल्हन बना लो। मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। उसने पिया को कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरे दिन उसने सोनम से फ़ोन करके कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया था। उसे अब पिया का इलाज करवाना था, और उसने नोट किया था पिया प्यार से हर बात मान जाती थी। उसकी जरा सी तवज्जो पाकर वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी। उसके बहुत से छोटे मोटे काम भी कर दिया करती थी। जहाँ दवा असर न करे वहाँ प्यार असर कर जाता है।
आनंद की मोहब्बत का ही असर था कि पिया पहले से अच्छी होने लगी थी। उसने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और पिया को लेकर अमेरिका चला आया। वहां उसने एक अच्छे डॉक्टर से पिया का चेकअप करवाया और पिया का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी थी। उसको अपने और आनंद के रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगी थी। आनंद ने उसे पापा के बारे में भी बता दिया था कि पापा इस दुनिया में नहीं हैं। पिया अब आनंद के साथ पत्नी की तरह पेश आने लगी थी, क्योंकि उसे अपने रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब वो अमेरिका से घर वापस आया, उस समय तक पिया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 6 महीनों में पिया का ध्यान रखते रखते आनंद उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था। और पिया भी तो उसके बिना एक पल भी कहीं नहीं रुकती थी। हमेशा उसके साथ ही रहती और उससे कहती, मुझे छोड़कर मत जाना। आनंद ने पिया से कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। घर लौटने के बाद जब वो और पिया अंदर कमरे में दाखिल हुए तो कमरे की डेकोरेशन देखकर पिया चौंक पड़ी थी और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ गई थी। आनंद ने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और उसने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। उनकी शादी को 8 महीने होने वाले थे और अभी तक उसके और पिया के बीच कुछ नहीं हुआ था। पिया अब पूरी तरह से ठीक थी और अब आनंद पिया के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात उनकी सुहाग रात थी। उसके दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए थे, गुलाबों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने पिया को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली और झुकी हुई पलकें आनंद का दिल बेकाबू कर रही थीं। उसने पिया को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठाया। वो पिया से कहने लगा, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। पिया ने कहा, मैं तो तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ आनंद, और दिल से तुम्हें स्वीकार भी कर चुकी हूँ। मैंने तो तुमसे कभी नफरत की ही नहीं थी। मैंने तो पहले भी तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना था। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं था। आनंद ने मुंह दिखाई में पिया को रिंग दी, जिस पर ए और पी बना हुआ था। ये उसने स्पेशल पिया के लिए बनवाई थी और इस गिफ्ट को देखकर पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो खुशी के मारे आनंद से लिपट गई थी। आनंद ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस के भर लिया था। ये रात उनकी ज़िंदगी की यादगार रात थी। आगे उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली थी। दोस्तों, कभी कभी जो बीमारी बड़े बड़े डॉक्टर सही नहीं कर पाते, वो प्यार और देखभाल से ठीक हो जाती है। आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, इसलिए पूरा सच जानने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।